Hello bachon, welcome to this amazing platform of Physics Wala, and this is Nancy Della, and today we will discuss the last lecture of this chapter, Human Health and Disease. आज हम इतने बड़े चैप्टर के लास्ट लेक्चर पर पहुंच गए हैं, ऑल राइट। और एक बार हम आज का लेक्चर शुरू करने से पहले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीजें की थी एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम ड्रग अब्यूज किसको बोलते हैं। ड्रग्स के बारे में हमने पढ़ा था कि दो टाइप की ड्रग्स होती हैं, एक साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जो कि मूड को अल्टर कर देती थी, और दूसरी थी ऐसी ड्रग्स जो कि हेलुसिनेशन कॉज करती थी, जिसको हमने साइकोडेलिक ड्रग्स पढ़ा था, साइकोडेलिक ड्रग्स बोला था, ठीक है। और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के अंदर हमने जैसे कोका एल्कलॉइड्स को पढ़ा था, मोर्फिन, कोडीन के बारे में पढ़ा था, ऑल राइट। और हमने देखा था कि ट्रैंक्विलाइजर्स एंड सेडेटिव्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। हेलुसिनेशंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसी जो ड्रग्स जो कि हेलुसिनेशन कॉज करती हैं वो थी आपकी एलएसडी और सीड्स ऑफ एट्रोपा, बेलाडोना एंड धतूरा, ऑल राइट। और इसी के साथ साथ हमने देखा था कि टोबैको अब्यूज हम किसको बोलते हैं, और ये जो टोबैको अब्यूज़ के क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, और टोबैको के अंदर क्या ऐसा अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से एडिक्शन होती है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि अल्कोहल अब्यूज़ हम किसको बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि विड्रॉवल सिम्टम्स किसको हम बोलते हैं, डिपेंडेंसी या फिर हम एडिक्शन किसको बोलते हैं, और इसके क्या क्या प्रिवेंशंस होंगे। और हम देखेंगे कि पूरे के पूरे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आज वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं, एंड आई होप आप बहुत अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, ऑल राइट। और चलो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं अगर हम देख लेते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे अल्कोहल अब्यूज के बारे में, उसके बाद देखेंगे एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी क्या होती है, इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल अब्यूज क्या होते हैं, एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स देखेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी करने वाले हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको ये चैप्टर कितना आता है, क्योंकि जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो मिक्सड क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, हम बात करते हैं पहले एडिक्शन की, ठीक है। यानी कि एडिक्शन, एडिक्शन हम किसको बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं ड्रग डिपेंडेंसी, ठीक है। अब देखो एक्चुअली ये जो ड्रग्स होती है स्टार्टिंग के अंदर क्यूरियोसिटी के लिए, ये सारी सारी चीज़ें के लिए की जाती हैं, ठीक है, कि दूसरे बच्चे के लगेगा कि मैं तो बहुत कूल हूँ। तो ऐसी ही सारी की सारी चीज़ें शुरू होती हैं स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन कब ये एडिक्शन बन जाती हैं ये पता नहीं चलता, ठीक है। तो इससे इससे बेटर है कि इन सारी चीज़ों से दूर रहा जाए। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ड्रग हम किसको बोलते हैं, कि ऐसा केमिकल जिसके अंदर ट्रीटमेंट करने की कैपेसिटी हो, उसको हमने क्या बोला था, ड्रग। अब्यूज का मतलब हमने किसको बोला था, कि जो भी डॉक्टर ने बोला है उसकी जो प्रिस्क्राइब्ड यूज से हम क्या तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा कर दें या फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दें, वो कहलाएगी ड्रग अब्यूज, ठीक है। और ये जो ड्रग की जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, एडिक्शन, हम किसको बोलते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर जैसे कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में पढ़ा था जो कि यूफोरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है। कुछ ऐसे ड्रग्स थे जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एकदम काम कर देंगी, कुछ ऐसे ड्रग्स थे जो कि हेलुसिनेशन कॉज करती थी। अब स्टार्टिंग के अंदर एक पर्सन ने सारी की सारी चीज़ें ली, जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल किसी ने 0.5 ग्राम ये लिया, ठीक है, और बॉडी के अंदर उसके इफेक्ट्स आना शुरू हो गए, ठीक है। यानी कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील कर रहा है या फिर फॉल्स कॉन्फिडेंस फील कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा है। स्टार्टिंग के अंदर जो अमाउंट ली वो 0.5 ग्राम हो गई, ठीक है। फिर अगर आपको ये सेम कंडीशन, ये जो बॉडी जो फील कर रही है ये सारी की सारी चीज़ें फिर से अगर फील करनी होंगी, तो पर्सन को क्या करना पड़ेगा, इसकी अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। अब 0.5 से 5 ग्राम से काम नहीं चलेगा, अब 0.7 ग्राम बढ़ाना पड़ेगा, फिर से 0.9, फिर कम से कम फिर 1 ग्राम लेना पड़ेगा, फिर 1.5 ग्राम। तो ऐसे ऐसे करके मतलब कहने का क्या है कि बॉडी डिपेंडेंसी शो करने लगेगी, ठीक है। एडिक्शन का मतलब है जब तक आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे, ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, तब तक उस पर्टिकुलर ड्रग का अमाउंट आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एडिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एडिक्शन है ना बच्चे, ये दो टाइप की होती है, ठीक है। ये जो एडिक्शन है वो दो टाइप की होती है। एक तो कैसी होती है, साइकोलॉजिकल, ठीक है, ये सब कुछ समझने का है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, ठीक है।
अब साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी और जो दूसरा होता है बच्चे, इसको हम बोलते हैं फिजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी। फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी, ठीक है, मतलब जो बॉडी की जो नॉर्मल जो फंक्शनिंग है ना, जो बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है इन पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर डिपेंड करती है। आपको जब तक अच्छा फील नहीं करेगा होगा जब तक आप उस पर्टिकुलर ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर नहीं ले लोगे, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर इसकी अमाउंट बहुत कम होती है, फिर बॉडी टॉलरेंट हो जाती है, जो रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के वो टॉलरेंट हो जाते हैं, और फिर आपको हमेशा उसके अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, और यही कहलाती है डिपेंडेंसी, ठीक है। पहले एडिक्शन बोलते थे, लेकिन अब जो WHO है इसको क्या बोलता है, डिपेंडेंसी बोलता है, ठीक है। अब देखो, पहली जो डिपेंडेंसी मैंने बोला है फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी या फिर फिजियोलॉजिकल एडिक्शन, यानी कि यहाँ पर सिर्फ जो भी पर्सन है उसको ये लगता है कि जब तक इस पर्टिकुलर ड्रग को नहीं कंज्यूम किया तो बॉडी नॉर्मल फंक्शन शो नहीं करेगी, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। तभी तो क्या नाम दिया है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है बच्चे, साइकोलॉजिकल मतलब पर्सन को लगता है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, पर्सन को ये लगता है कि जब तक इस पर्टिकुलर ड्रग को हमने नहीं लिया तो हम ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे या फिर ज़्यादा हम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब सेकंड अगर मैं बात करूं फिजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी, इसके अंदर नर्वस सिस्टम अडेप्ट हो चुका है, इसके अंदर नर्वस सिस्टम अडेप्ट हो चुका है। अब पर्सन को वो पर्टिकुलर अमाउंट की ड्रग, वो ड्रग कुछ भी हो सकती है, ठीक है, चाहे वो निकोटीन हो सकता है या फिर वो कैफीन हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी ड्रग हो सकती है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ सिम्टम्स आएंगे, यानी कि यहाँ पर तो सिर्फ पर्सन को लगता है, एक्चुअली में होता नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ भ्रम की बात है, ठीक है। उनको लगता है कि अगर मैं ये ड्रग छोड़ दूंगा तो पता नहीं मेरी बॉडी के अंदर क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ इसको हमने क्या बोला, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, सिर्फ यहां से डिपेंडेंसी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं फिजिकल डिपेंडेंसी की, फिजिकल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होगा बच्चे, यहाँ पर बॉडी के अंदर एक्चुअली में कुछ ना कुछ सिम्टम्स आना शुरू होंगे उस ड्रग को छोड़ने के बाद। यहाँ पर नर्वस सिस्टम अडेप्ट हो चुका है, यहाँ पर क्या हो चुका है, नर्वस सिस्टम अडेप्ट हो चुका है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ऑलराइट। अगर मैं बात करूं कि अल्कोहल अब्यूज क्या होता है, और बॉडी के अंदर जो अल्कोहल एक्चुअली बच्चे इंडिया के अंदर, ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो आपको अब्यूज़ देखने को मिलेगा वो किसके अंदर देखने को मिलेगा, किस किस का अब्यूज़ होता है, टोबैको, ठीक है, यानी कि स्मोकिंग, टोबैको एंड अल्कोहल अब्यूज़ देखने को मिलता है, ठीक है। अब अल्कोहल अब्यूज़ के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, एक्चुअली अल्कोहल, और कौन से अल्कोहल की बात कर रही हूँ मैं, इथाइल अल्कोहल की बात कर रही हूँ। कौन से अल्कोहल की बात कर रही हूँ मैं, इथाइल अल्कोहल की बात कर रही हूँ, ठीक है। देखो, अल्कोहल एब्जॉर्ब कौन करता है, स्टमक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब ये जो लीवर के अंदर ये अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होना शुरू होगा, और जो लीवर है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लीवर के अंदर, इन लीवर की अगर मैं बात करूं तो ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एसिटिल्डिहाइड है बच्चे, ये ज़्यादा टॉक्सिक है, एसिटिल्डिहाइड है, ये क्या है बच्चे, ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, ये क्या है, ज़्यादा टॉक्सिक है। लीवर के अंदर जो अल्कोहल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इसका लॉन्ग टर्म यूज़, ठीक है, लॉन्ग टर्म use of alcohol, long term use of alcohol lead to harm, किस किस को हार्म करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी जो मेन पार्ट क्या होगा बच्चे, सेरिबेलम होगा एंड लीवर, ठीक है। लीवर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, किस तरीके से असर पड़ता है हम वो देखेंगे, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। अब देखो, आपने देखा होगा कि जिसने ज़्यादा कभी अल्कोहल कंज्यूम कर ली है तो लड़खड़ाना शो करता है, मतलब वो हिलडुल के चलता है।
तो मतलब जो अल्कोहल है वो किसके ऊपर इफेक्ट कर रही है, सेरिबेलम के ऊपर इफेक्ट कर रही है। और आप 11th क्लास में पढ़ के आए होगे जो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है, जिसके अंदर आपने ब्रेन पढ़ा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी बहुत याद है तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि जो सेरिबेलम है वो बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो सेरिबेलम के ऊपर अगर ये अपना इफेक्ट शो करेगा, यानी कि ये जो मूवमेंट होती है बच्चे, ये लड़खड़ाएगी। ठीक है। और दूसरी बात क्या करूं मैं, ये लीवर को इफेक्ट करता है। किस तरीके से लीवर को इफेक्ट करता है वो हम देखेंगे। और इसके साथ साथ बच्चे क्या क्या इफेक्ट शो करेगा, यानी कि जो रिफ्लेक्स जो एक्शंस होंगे बच्चे, रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर भी क्या पड़ेगा फर्क पड़ेगा। ठीक है। जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से जो रिएक्शन टाइम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जहां पर झट से एक्शन शो करना चाहिए, वहां पर क्या होगा, वो स्लो डाउन हो जाएंगे, रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। रिएक्शन टाइम इंक्रीज होने का क्या मतलब है बच्चे, जस्ट सपोज आपने देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस है एक स्लोगन यूज करती है, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। डो नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव का मतलब क्या है बच्चे, कि आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या है। सारे के सारे जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो तो स्लो हो गए हैं। सामने से ट्रक आ रहा है, बाइक आ रही है, उसका पता ही नहीं चलेगा, रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ब्रेक लगाने हैं और उसमें रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो गया है, और आप जब तक आपने ब्रेक लगाया जब तक एक्सीडेंट हो चुका है। ठीक है। तो ये हो गया जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो स्लो डाउन हो जाएंगे, रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तभी एक जो ट्रैफिक पुलिस ऑफनली यूज करते हैं, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। और अगर मैं इसकी बात करूं, टनल विजन हो जाता है। टनल विजन का मतलब क्या होता है बच्चे, टनल विजन का मतलब क्या है, डार्कनेस पेरिफेरल विजन, मतलब साइड का दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। जैसे कि गाड़ी चलाते हैं ना, तो साथ में ये पता ही नहीं चल रहा है कि इधर से कौन आ रहा है, इधर से कौन आ रहा है। जो पेरिफेरल जो विजन है वो एकदम ब्लॉक हो जाता है, सिर्फ सामने का दिखता है, यानी कि उसको हम बोलते हैं टनल विजन। ठीक है। और दूसरी बात, एक तो टनल विजन हो जाएगा, सामने इधर क्या आ रहा है इधर क्या आ रहा है बिल्कुल नहीं दिखेगा। दूसरी बात, टनल विजन हो जाएगा। ऑलराइट। और रिफ्लेक्स जो एक्शन है वो स्लो डाउन हो जाएंगे, रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और मेनली जो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, सेरिबेलम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है एंड लीवर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लीवर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं कि लीवर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। देखो, लीवर के अंदर ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी आपने देखा क्या कि मैम आपने बताया है कि जो अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, और लीवर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एसिटिल्डिहाइड के अंदर, जो ज्यादा टॉक्सिक है। अब आपने पढ़ा होगा कि जो लीवर की जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। लीवर की सेल्स है उनको हम क्या बोलते हैं, लीवर की सेल्स को हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। ठीक है। अब ये हिपैटोसाइट्स एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए किसका यूज करेंगी, एनर्जी को गेन करने के लिए किसका यूज करेंगी, एसिटिल्डिहाइड का यूज करेंगी। ठीक है। अब जो हिपैटोसाइट है, हिपैटोसाइट के अंदर सबसे पहले क्या होगा कि लीवर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले लीवर का साइज बढ़ना शुरू होगा। ठीक है। लीवर का साइज बढ़ना शुरू होगा। तो जो हिपैटोसाइट है, हिपैटोसाइट के अंदर फैट ग्लोब्यूल का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। जो आपका जो लीवर है, लीवर का पहले साइज बड़ा होगा। हिपैटोसाइट के अंदर जो हिपैटोसाइट सेल्स होती है उनके अंदर फैट ग्लोब्यूल का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फैटी लीवर सिंड्रोम। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, फैटी लीवर सिंड्रोम। सबसे पहले तो एनलार्जमेंट होगा। ठीक है। फैटी लीवर सिंड्रोम होगा। फैटी लीवर सिंड्रोम का मतलब क्या होगा बच्चे, फैटी लीवर सिंड्रोम का मतलब है हिपैटोसाइट फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल, हिपैटोसाइट फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल। ठीक है। जो हिपैटोसाइट्स हैं उनके अंदर किसका डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। अब जो नेक्स्ट जो कंडीशन होगी यहां से, वो क्या होगी, यहां पर होगी फाइब्रोसिस। ठीक है। क्या होगी बच्चे, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस के बाद जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, सिरोसिस। क्या होगी बच्चे, सिरोसिस। और सिरोसिस के बाद जो लास्ट जो स्टेज आती है बच्चे वो क्या होती है, लीवर कैंसर।
उसमें क्या होता है बच्चे, लीवर कैंसर। यहाँ पर जो फाइब्रोसिस है, फाइब्रोसिस का मतलब क्या होगा बच्चे, फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। फाइब्रस जो टिश्यू है वो अंदर लीवर के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और फाइब्रोसिस की ही एडवांस जो स्टेज है, फाइब्रोसिस की जो एडवांस जो स्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं, सिरोसिस। और अल्टीमेटली ये क्या लीड करेगी, सिरोसिस अल्टीमेटली लीड करेगी लीवर कैंसर को। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी है अल्कोहल की। अब जहां पर ये फैट का डिपोजिशन शुरू हुआ ना बच्चे, यहाँ पर ब्लड वेसल्स के अंदर भी फैट का डिपोजिशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड ढंग से फ्लो नहीं कर पाता, और उस कंडीशन को हमने क्या बोला है, एथीरोसाइक्लोरोसिस। ये आपने अपने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा होगा, और ये मेरे ख्याल से सेकेंड डिजीज दी गई है। फर्स्ट आई गेस आपकी ब्लड प्रेशर वाली डिजीज दी गई है, हाइपरटेंशन, और उसके बाद मेरे ख्याल से कोरोनरी आर्टरी डिजीज दी गई है। ठीक है, तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, आपको इतने ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांगली याद होना चाहिए कि कौन सी कितने, इतनी बार आप एनसीईआरटी को रिवाइज कर लो कि आपको ये भी सीक्वेंस तक की याद हो जाए। ठीक है, अब देखो, तो लीवर के अंदर मैंने क्या बोला, सबसे पहले साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और फाइब्रोसिस के अंदर यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाती है बच्चे, श्रिंकेज की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, श्रिंकेज की कंडीशन आ जाती है, लीवर क्या हो जाता है, लीवर क्या हो जाएगा, श्रिंक करना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के अंदर अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो सबसे पहले लीवर का साइज बड़ा होगा। लीवर का साइज बड़ा होने के बाद जो हिपैटोसाइट के अंदर फैट के ग्लोब्यूल डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो कंडीशन आएगी उसको हमने क्या बोला है, फाइब्रोसिस बोला है। फाइब्रोसिस का मतलब क्या है बच्चे, फाइब्रोसिस का मतलब है फाइब्रस टिश्यू की डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है। फाइब्रस टिश्यू की डिपोजिशन होने के बाद एक जो कंडीशन होगी इसको हमने क्या बोला है, सिरोसिस। ठीक है, ये एडवांस स्टेज ही है किसकी, फाइब्रोसिस की, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, लीवर कैंसर। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, इफेक्ट्स हैं किसके, अल्कोहल के। ये तो लीवर के ऊपर मैंने असर बताया है। अगर मैं बात करूं जो अल्कोहल है, अल्कोहल का असर अगर मैं बात करूं किसके ऊपर, किडनी के ऊपर, तो किडनी के ऊपर क्या असर पड़ेगा अल्कोहल का। ठीक है, तो किडनी के ऊपर क्या असर पड़ेगा कि यूरिन की आउटपुट बढ़ जाएगी। ठीक है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, जो यूरिन की जो आउटपुट है बच्चे वो बढ़ जाएगी। और क्यों बढ़ेगी, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ठीक है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज क्यों होगी यूरिन की आउटपुट, क्योंकि जो एडीएच है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, जो पॉजिटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, उसका हाइपोसीक्रेशन होगा बिकॉज ऑफ अल्कोहल। हाइपोसीक्रेशन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का अगर आपको नाम पता है तो इसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और इसी की वजह से अगर इंक्रीज यूरिन आउटपुट होगी तो एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन कहलाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, इट लीड टू द डिहाइड्रेशन। ठीक है, इट लीड टू डिहाइड्रेशन। तो यानी कि अगर मैं बात करूं किडनी के ऊपर, क्योंकि ये सारी की सारी कंडीशन हो किसकी वजह से रही है, हाइपोसीक्रेशन हो रहा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। ठीक है, जो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। अब वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब है यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा, यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा तो इसका मतलब बॉडी के अंदर कैसी कंडीशन आएगी, डिहाइड्रेशन कॉज होगा। ठीक है, तो ये दूसरा इफेक्ट था किसके ऊपर, किडनी के ऊपर। चलो, लीवर के ऊपर हमने इफेक्ट देख लिया, किडनी के ऊपर अगर हमने इफेक्ट देख लिया, अगर मैं बात करूं स्टमक के अंदर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, स्टमक के ऊपर जो अल्कोहल है उसका क्या क्या असर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अल्कोहल जो एब्जॉर्ब होती है, आपने 11th के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि जो अल्कोहल का जो एब्जॉर्प्शन है वो कौन कॉज करता है। ठीक है, अल्कोहल का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर होगा, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अल्कोहल क्या कॉज करेगा बच्चे, यहाँ पे अल्कोहल कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकोसा। ठीक है, इन्फ्लामेशन होगी किसकी, म्यूकोसा की। ठीक है, म्यूकोसा की इन्फ्लामेशन होगी एंड इट लीड टू गैस्ट्राइटिस। ठीक है, गैस्ट्राइटिस, दूसरा पेप्टिक अल्सर होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं स्टमक कैंसर, तो ये सारे के सारे जो इफेक्ट्स हैं ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे, स्टमक के अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है,
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो आपने देखा था कि जो फैट का जो डिपोजिशन है वो बढ़ने लगता है, फैट का डिपोजिशन बढ़ने लगता है, और जो फैट है वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा बच्चे, फैट है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, फैट गेट्स डिपॉजिट ऑन, किसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, ये कहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, कहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ब्लड वेसल के अंदर। और ब्लड वेसल के अंदर अगर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ब्लड ढंग से ट्रांसपोर्ट आगे से नहीं हो पाएगा और एथीरोसेक्लेरोसिस होने के यहाँ पे पूरे चांसेस हैं, ठीक है, और इट विल लीड टू एथीरोसेक्लेरोसिस, एथीरोसेक्लेरोसिस, ठीक है। ये क्या डिजीज होती है आपके 11th क्लास के अंदर बहुत डिटेल के अंदर दिया गया है, आप वहां से भी ये चीज़ रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा था कि एक्सेस अल्कोहल यानी कि शराब का अगर ज़्यादा सेवन किया जाए तो उसके ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या चेंजेस होना शुरू होंगे। सबसे पहली बात है कि सारा का सारा जो काम है, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है वो कौन काम करता है, लीवर करता है, ठीक है। तो लीवर ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर जो कंडीशन डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं फैटी लीवर सिंड्रोम, उसके बाद ये शुरू हो जाती है फाइब्रोसिस, फिर सिरोसिस और अल्टीमेटली लीवर कैंसर। किडनी के ऊपर आपने इफेक्ट देखा कि यानी कि डिहाइड्रेशन हो सकती है, ठीक है। तीसरी बात अगर मैं स्टमक की बात करूं तो जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है उसको ये इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है और स्टमक कैंसर होने के चांसेस हैं। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि बीपी बढ़ जाएगा, यहाँ पर बीपी बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और हार्ट रेट बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है, और हार्ट रेट पूरे बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पे देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना बच्चे, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं कि क्या क्या टोटल अगर मैं इफ़ेक्ट्स की बात करूं, ठीक है, इफ़ेक्ट्स की बात करूं तो इन जनरल क्या क्या इफ़ेक्ट शो होंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पर्सन का बिहेवियरल चेंज होना शुरू हो जाएगा। पर्सन का कैसा चेंज देखना शुरू होगा बच्चे, बिहेवियरल चेंज होना शुरू होगा, ठीक है। यानी कि वो किसी से बात नहीं करेगा, अकेले कमरे में बैठा रहेगा, और उसको तब तक वो अच्छा फील नहीं करेगा तब तक पर्टिकुलर ड्रग के आगे, जो भी पर्टिकुलर ड्रग के लिए वो एडिक्ट है जब तक वो उसको नहीं मिल जाए, यानी कि बिहेवियरल चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं, अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर इस सारी की सारी चीज़ों को कंज्यूम करेंगी, ठीक है, तो फीटस की डेवलपमेंट ढंग से नहीं होगी, ठीक है। फीटस डेवलपमेंट के अंदर क्या आएगी, हिंड्रेंस आएगी, ठीक है। फीटस डेवलपमेंट के अंदर क्या आएगी, हिंड्रेंस आएगी। अगर मैं बात करूं वो जो स्टीलिंग है, ठीक है, यानी कि चोरी जैसी चीज़ें करने लग जाएगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ों के लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी, और घर से पैसे मिल नहीं रहे हैं तो अल्टीमेटली वो क्या करना शुरू करेगा, घर में चोरी करना शुरू करेगा। तो ये सारे के सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं पर्सन शो करेगा। अब कोई भी बात है, ठीक है, आपने देख लिया कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं और इन सारी की सारी चीज़ों से बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आना शुरू हो गया है, ठीक है। अब किसी को ये रियलाइज़ हो गया कि जो भी चीज़ें हो रही हैं बहुत गलत हो रही हैं, ठीक है, ये घर के लिए बहुत गलत है या फिर सोसाइटी के लिए बहुत गलत है, सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत गलत है। अब ये सारी की सारी चीज़ें जब इंसान को हिट करती हैं, तो जब वो इन सारी की सारी चीज़ों को छोड़ना शुरू करता है, ठीक है, तो बॉडी क्या शो करती है बच्चे, विड्रॉवल सिम्टम्स शो करती है। विड्रॉवल सिम्टम का मतलब क्या है कि विड्रॉवल सिम्टम्स, विड्रॉवल का मतलब क्या है, कुछ चीज़ को विड्रॉ करना, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर जो ड्रग्स है, ये जो पर्टिकुलर जो ड्रग्स है, पर्सन को पता चल गया है, पर्सन को पता चल गया है कि ये जो भी चीज़ें हो रही थी, ठीक है, ये जो भी चीज़ें हो रही थी वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। और चलो ठीक है, कभी ना कभी तो रियलाइज़ हुआ, या फिर पर्सन की हालत ही इतनी बिगड़ गई कि अब वो इसके बस की बात नहीं है, अब उसकी बॉडी उस इन सारी की चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकती, ठीक है।
या फिर पर्सन को रियलाइज ही हो गया है, ठीक है, हिट ही हो गया है कि ये बहुत सारी गलत है, एक ही तो जीवन है और एक ही जीवन है, क्यों इसको आप ऐसी डिप्रेस होके या फिर आप क्यों ऐसे ड्रग ले रहे हो जो आपको ऐसे सुस्त कर दे। कम से कम आपको लाइफ मिली है, उसको तो अच्छे से एंजॉय करना चाहिए ना, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो जीवन में अभी तक नहीं देखी। ड्रग को लिया है, एक कमरे में बंद पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब तो वही हो गया ना, जो हॉस्पिटल के अंदर एक इंसान पड़ा हुआ है और उसमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा जब आप वही चीज़ें फील कर रहे हो जो ऑलरेडी वो चीज़ें फील कर रहा है ना। जैसे सपोज किसी पर्सन को अनफॉर्चुनेटली कोई डिजीज हो गई है, ठीक है, उसकी सर्जरी हो गई है, उसको अनेस्थीसिया दिया गया, वो बेहोश है, एक तो वो कंडीशन है। एक आप ऐसी ड्रग ले रहे हो जो आपको आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एकदम डिप्रेस कर देगी या फिर हेलुसिनेशन कॉज करेगी, तो आप में और उसमें क्या डिफरेंस रह गया है। ठीक है, आप तो जानबूझ के अपने बॉडी को ऐसे इफेक्ट करवा रहे हो, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही आप, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एक्चुअली अपने साथ इतना गलत कर रहे हैं। ठीक है, जो मतलब खुश रहने का या फिर प्लेजर फील करने का बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है, एक्सप्लोर करो, किसी को घूमना ज़्यादा पसंद है, किसी को खेलना ज़्यादा पसंद है, किसी को उस चीज़ में नशा है, तो इस नशे से तो हमें कोर्सों दूर रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपका फ्रेंड या फिर आपका कोई ऐसा रिलेटिव फ्रेंड जो ऐसी चीज़ों में घुस गया है और आप उसको बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि एकदम स्ट्रिक्ट बन जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो चीज़ें ऑलरेडी गलत कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसको ढंग से समझाना चाहिए पहले। कुछ चीज़ें हैं वो एकदम से नहीं छूटती, ठीक है, किसी किसी चीज़ की आदत बहुत बुरी हो गई है तो वो एकदम से नहीं छूटती, उसकी धीरे धीरे आदत बनेगी। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कल तक आप एडिक्ट थे, ठीक है, और आज आपने एकदम से सारी की सारी चीज़ें छोड़ दी है, तो आपकी बॉडी कुछ ना कुछ विड्रॉवल सिम्टम्स शो करेगी। और जो भी चीज़ें हैं, अगर पर्सन छोड़ना चाहता है तो उसको ज़रूरी से ज़रूरी एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, अब देखो विड्रॉवल सिम्टम के अंदर क्या आता है कि एक पर्सन ने ये सारी की सारी चीज़ें छोड़ दी तो वो क्या फील करेगा, वो एंजाइटी फील कर सकता है। ठीक है, उसके अंदर एंजाइटी आ सकती है, ठीक है, स्लाइवेशन फील कर सकता है, ठीक है, एक्सेस सलाइवा का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा, स्वेटिंग आएगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आएगा। और आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग लोग होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अगर आपने जो संजू पिक्चर देखी होगी तो उसके अंदर तो दिखाया हुआ है कि जब ड्रग एडिक्शन होती है तो उसके क्या क्या मतलब सिम्टम्स होते हैं, विड्रॉवल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब क्या बन जाती है, उनको ऐसा लगता है कि हमें ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए अभी, नहीं तो मतलब वो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ हार्म कर देंगे। ठीक है, एग्रेसिवनेस एकदम इतनी बढ़ जाएगी, हाथ एकदम शेक करना शुरू हो जाएंगे, स्वेटिंग आएगी, एकदम से पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, जी मितलाने लगेगा कि तब तक वो अच्छा फील नहीं करेगा तब तक ये सारी की सारी चीज़ें उसे फिर से ना मिलने लग जाए। और ये विड्रॉल सिम्टम्स बच्चे इतने खतरनाक होते हैं कि बंदा फिर से चीज़ों को फील करने के लिए उनको कंज्यूम करता है। ठीक है, फिर से ये सारी की सारी एकदम घबरा जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को हैंडल करना एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसका पीछा छुड़ाने के लिए फिर से वो क्या करना शुरू करेगा, उन ड्रग्स को कंज्यूम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी, ये की सारी चीज़ें थी विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में। और ये विड्रॉल सिम्टम्स आते ही हैं बच्चे जब ड्रग एडिक्शन, जो भी कोई भी जो एडिक्शन है, चाहे अल्कोहल एडिक्शन है या फिर टोबैको एडिक्शन है या फिर कोई भी जो ड्रग एडिक्शन है, हमने वो पढ़ी थी। अब इन ड्रग का एडिक्शन एकदम छूटेगा ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी, तभी एकदम से सारी की सारी चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें ग्रेजुअली बंद होनी चाहिए। ठीक है, कम होनी चाहिए। जैसे सपोज किसको स्मोकिंग की बहुत ज़्यादा आदत है, ठीक है, वो मतलब एक दिन के अंदर 20-20 सिगरेट फूक लेता है, तो फिर 20 से 15 पे आना चाहिए, 18 पे आना चाहिए, 15 पे आना चाहिए, 13 पे आना चाहिए, 11 पे आना चाहिए। मतलब ऐसे ग्रेजुअली सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, कम होंगी। अचानक से सारी की सारी चीज़ें नहीं खत्म होती। ठीक है, तो अचानक से किसी चीज़ की आपको पता है आदत लगती भी नहीं है। ठीक है, अब आदत लग गई है तो उसको जाने में भी टाइम लगता है। और तो उस टाइम पे मैटर करता है कि पर्सन की विल पावर कितनी है, पर्सन ने कितनी मतलब पहले तो आई सजेस्ट कि ये सारी की सारी चीज़ें ट्राई ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और अगर ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उसको छोड़ने के लिए आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा आप में डेडिकेशन है ये सारी की सारी चीज़ें छोड़ने का। ठीक है, तो ये था हमारा इफ़ेक्ट्स। अगर मैं बात करूँ इसी के साथ साथ, अगर मैं बात करूँ बच्चे
तभी मतलब, और ये जो एज होती है बच्चे, जो एडोलिसेंस जो एज होती है 12 से 18 ईयर का जो एज ग्रुप होता है, इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मतलब करने का स्टार्टिंग के अंदर कि चलो ठीक है, इसको मतलब कंज्यूम करने के बाद कैसा लगता है, मैं भी ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलो आपके वो दोस्त कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है, आप कूल नहीं दिख रहे हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें करना, और मतलब पीयर प्रेशर के अंदर और सोसाइटी के अंदर ऐसा लगना कि सारे के लोग तो करते, मेजॉरिटी करती है, अगर मैं नहीं करता तो इसका मतलब क्या, मैं कूल नहीं हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं करते तो आप ज़्यादा कूल हो। ऑलराइट, तो ये सारी की सारी चीज़ें स्टार्टिंग के अंदर आपको लगता है कि चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं कैसा फील होता है। तो ये फिर आपको फिर मज़ा आने लगेगा स्टार्टिंग के अंदर, और फिर कैसे ये एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई ये जो चैप्टर है आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है कि आपका जो एज ग्रुप है ये बहुत जल्दी विचलित होता है, बहुत जल्दी भ्रमित होता है, इसके अंदर प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है और प्रॉपर अवेयरनेस की ज़रूरत है, तभी आपके जो चैप्टर के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ दिया हुआ है, और ये जो एडिक्शन, ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़, टोबैको अब्यूज़, ये सारी की सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी जो ड्रग्स हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन अब्यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन लेते हैं। कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन लेते हैं, जो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ, ड्रग्स अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन, और उसका रीज़न भी हम देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। आपने एक टर्म सुनी होगी कि स्टार्टिंग के अंदर जो भी एथलीट है, कोई भी अगर ओलंपिक्स में जाता है तो स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले उनका ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है। अगर डोपिंग पकड़ी गई, ठीक है, यानी कि उनके ब्लड के अंदर कुछ ऐसा ड्रग का कोई भी मतलब पता चला कि ये ड्रग लेते हैं, तो उनको वहीं के वहीं क्या कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और वो पार्टिसिपेट करना भी उनको अलाउड नहीं होता। तो ड्रग अब्यूज़ बाय स्पोर्ट्स पर्सन, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो बच्चे स्पोर्ट्स पर्सन अब्यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो कौन सी होगी बच्चे, डायूरेटिक्स होती हैं ये, ठीक है, डायूरेटिक्स होती हैं, और ये पेन किलर्स होती हैं, ठीक है, पेन किलर्स होती हैं, और एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। हम देखेंगे कि जो एनाबॉलिक जो स्टीरॉइड्स हैं वो क्या होते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, ठीक है। और ये सारी की सारी जो ड्रग्स होती है ना, ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये जो मसल का मास इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है, मसल का मास इंक्रीज कर देंगी जो कि एथलीट को चाहिए होता है, मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देंगी। तो अगर मैं बात करूं, ओवरऑल स्टेमिना इंक्रीज कर देती है, ओवरऑल ये क्या कर देती हैं बच्चे, स्टेमिना इंक्रीज कर देती है पर्सन का, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो ड्रग्स होती हैं, अब ऐसा नहीं है कि इन जो ड्रग्स है उनका साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो जो मेनली हम बात करते हैं किसकी, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की बात करते हैं, कि जो एनाबॉलिक जो स्टीरॉइड्स होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं, ठीक है। जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स क्या होते हैं बच्चे, ये क्या होती हैं, ये जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं डेरिवेटिव्स होते हैं, किसके डेरिवेटिव होते हैं, एंड्रोजन के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। ये होते हैं एंड्रोजन के डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एंड्रोजन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन के ये डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। अब इन एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का मतलब क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक तो हम बात करते हैं कि नॉर्मल जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना बच्चे, नॉर्मल जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, कॉमन साइड इफेक्ट्स, ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल, हमेशा मैं इतना भी नहीं कह रही कि सारी के सारे जो ड्रग अब्यूज हैं वो मेल करते, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ, कोई भी एथलीट की बात हो सकती है, यहाँ पे मैं मेल और फीमेल दोनों एथलीट की यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो कॉमन जो स्टीरॉइड्स हैं, कॉमन जो साइड इफेक्ट, सॉरी, जो कॉमन जो साइड इफेक्ट्स हैं स्टीरॉइड्स के, तो दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। फिर मेल और फीमेल के हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ऑल राइट, दूसरी अगर मैं बात करूं क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जो स्टंटेड जो ग्रोथ होगी, ठीक है, जो ग्रोथ है वो एकदम से स्टंट
अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जो जिम लोग करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट दिखाने के लिए, तो आपने देखा होगा किसी की ऊपर से तो बॉडी एकदम हट्टे कट्टे, सिक्स पैक एब्स, ये डोले शोले, लेकिन उनकी जो हाइट होती है वो इतनी नहीं होती, बिल्कुल पिद्दी से होते हैं, है ना, आपने देखा भी होगा। तो एग्रेसिवनेस उन लोगों के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है, स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है, और फेस पे एक्ने देखने को मिलते हैं, ठीक है, फेस पे एक्ने देखने को मिलते हैं। ऑल राइट, तो ये है सारे के सारे साइड इफेक्ट जो कॉमन देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं मेल के अंदर और फीमेल के अंदर क्या क्या देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो उसकी बात हम एक बार अलग से कर लेते हैं। मेल के अंदर और फीमेल के अंदर एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की बात कर रही हूँ मैं। किसकी बात कर रही हूँ? एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। अब तो ये बचे थोड़ा सा जनरल सा टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, मतलब इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें अभी तो समझने की हैं। पहले तो हमने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था हमें स्टार्टिंग में इम्यूनिटी को समझने में, एड्स को समझने में, कैंसर को समझने में, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा, ये लास्ट का जो पोर्शन है वो ये थोड़ा सा कॉमन सा पोर्शन आ गया है कि मेल के अंदर क्या क्या देखने को मिलेंगे बच्चे। सबसे पहले तो फीमेल लाइक कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेंगे? फीमेल लाइक कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ मैं बच्चे? ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, ठीक है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो टेस्टिस है इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट देखने को मिलेगी, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे स्पर्म काउंट कम हो जाता है, स्पर्म काउंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर मेल लाइक कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, मेल लाइक कैरेक्टर्स। मेल लाइक कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, मेल लाइक कैरेक्टर्स कौन कौन से बच्चे? जैसे कि बॉडी हेयर ऑन फेस, सॉरी हेयर ऑन बॉडी हेयर लिख सकते हो यहाँ पे, एंड ऑन फेस, ठीक है, चेहरे के ऊपर भी बाल देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि मेल के अंदर होता है डोमिनेंट। ऑलराइट, और यहाँ पे क्लिटोरिस का एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है बच्चे, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो पिच है वो क्या हो जाएगी? डीप हो जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिवनेस देखने को मिलेगी, एग्रेसिवनेस देखने को मिलेगी। तो ये सारे के सारे जो मतलब चेंजेस देखने को मिलेंगे किसकी वजह से? एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की वजह से। किसकी वजह से? एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की वजह से। अब तो हम लास्ट के चैप्टर के ऊपर, अब तो थोड़ा कॉमन सा रह गया है बच्चे। अगर मैं बात करूँ इसकी प्रिवेंशन की, ठीक है, प्रिवेंशन में हम क्या देखने को प्रिवेंशन किस तरीके से हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं? आपके एनसीईआरटी के अंदर बच्चे वो दिया हो गया है पूरा का पूरा, 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, 5 to 6 पॉइंट। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे मतलब अवॉइड पीयर प्रेशर, ठीक है, अवॉइड पीयर प्रेशर मतलब किसी के दबाव में नहीं आना है। अगर दूसरा बंदा कर रहा है तो ठीक है, वो आपके समझाने के ऊपर भी नहीं मान रहा तो इसका मतलब क्या है? उसकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट शो होंगे, ठीक है, उसका हार्म है। और ऐसा नहीं है कि आप कूल नहीं हो, आप ना ये सारी की सारी चीज़ें ना करके भी आप ज़्यादा कूल हो, ठीक है। और अवॉइड पीयर प्रेशर, ऑलराइट, हमें एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए इन सारी की सारी चीज़ों को लेके, ऑलराइट। और मतलब जो टीचर्स, सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स एंड पेरेंट्स, टीचर और पेरेंट्स के मतलब जो टुवर्ड है उसका प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। आपकी अगर ठीक है, अगर मतलब स्टार्टिंग के अंदर मतलब पर्सन ये सारी की सारी चीज़ें कर रहा है लेकिन उसके बाद उसको रियलाइज हो गया तो सोसाइटी को भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सोसाइटी का भी इम्पोर्टेंट रोल है।
ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अरे वो तो ये करने लगा है, वो तो ये कर रहा है, नहीं, ठीक है, मतलब ठीक है, उसको रियलाइज हो गया, उसको इस चीज़ रियलिटी हिट करी है कि ये जो टेम्परेरी हैप्पीनेस में कुछ नहीं है। आँख 2 दिन के बाद नशा उतरेगा तो फिर से आपको सेम चीज़ें दिखाई देंगी, सेम चीज़ें आप फ़ील करोगे, जो भी प्रॉब्लम है वो स्टिल सेम है, लेकिन हाँ, आपकी बॉडी के अंदर आप और एनर्जी कम है इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सोसाइटी मतलब उसको ये बोले कि तुम्हारा लड़का तो ये उसने तो ये करना शुरू कर दिया, उसने तो वो करना शुरू कर दिया। सोसाइटी का भी पूरा का पूरा मतलब सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, कि चलो ठीक है, अब हम कुछ और चीज़ करेंगे, गेम खेलेंगे या फिर हम कहीं घूमने चलते हैं, माइंड डाइवर्ट करेंगे, तो पूरा का पूरा जो रोल होना चाहिए वो सोसाइटी का भी मैटर करता है, टीचर्स का एंड पेरेंट का सपोर्ट मैटर करता है, प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए और अवेयरनेस भी मैटर करती है, ठीक है। पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आज का जो चैप्टर है, थोड़ा सा आपका जो चैप्टर है बच्चे, ये किस तरीके से हो गया है आपका, अ, बहुत आसान सा टॉपिक है जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और मुझे लगता है नॉलेज होनी चाहिए। और कोई भी अगर आपका फ्रेंड रिलेटिव या फिर घर के अंदर कुछ है तो उनको उनकी एडिक्शन छुड़वाने के लिए प्रॉपर सारी की सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। और बहुत कॉमन है, देखने को मिलता है स्मोकिंग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, ठीक है, और घर घर में इसके लिए क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है। तो ये था आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर था, जेन्युइन सा चैप्टर था आपका। देखो, एडोलिसेंस के बारे में अब आपके एनसीईआरटी की जो लास्ट का जो पोर्शन है बच्चे, वो एक बार मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। एडोलिसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज। एडोलिसेंस मीन्स अ पीरियड एंड अ प्रोसेस, ठीक है, ये पीरियड एंड अ प्रोसेस है ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम्स मैच्योर, मतलब वो मैच्योर होता है एक चाइल्ड, ठीक है, एटीट्यूड को लेके, उसके बिलीफ को लेके, उसके सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के टुवर्ड उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैच्योर होता है। तो पीरियड कौन कौन सा है बच्चे, वो एडोलिसेंस आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया है, ये आपको याद रखना है, दैट इज 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज, be thought of as adolescence period. In other words, adolescence is a bridge link between childhood and adulthood. चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में एक ये ब्रिज है, ठीक है। एडोलिसेंस इज अकम्पैनिड बाय द सेवरल बायोलॉजिकल, बहुत सारे बायोलॉजिकल आपको पता है बिहेवियरल चेंजेस आने को मिलते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फेज है, ठीक है, फॉर द मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर मैं बात करूँ क्यूरियोसिटी की, ठीक है, देखते हैं इसको करने के बाद क्या फील करता है, नीड ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर की भी जरूरत हो सकती है, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ये कॉमन कॉज होते हैं जो कि यंगस्टर को धकेलते हैं टुवर्ड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। A child natural curiosity motivates him or her to experiment. This is complicated further by effects that might be perceived as benefit of alcohol or drug abuse. जैसे कहीं कहीं के ऊपर ऐसे लिखा होगा यहाँ पर जाना मना है, और जो बच्चे होते हैं शरारने वाले बच्चे, वो जरूर वहाँ पे जाके देखते हैं कि देख के आते हैं वहाँ पे ऐसा क्या है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वही हैं। Alright, thus the first use of drugs or alcohol may be out of curiosity or experimentation. स्टार्टिंग के अंदर क्यूरियोसिटी के लिए, ठीक है, या फिर एक्सपेरिमेंट के लिए ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं और स्ट्रेस वगैरह, ठीक है। आप जैसे जैसे अडल्ट होते जाओगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर आएगा, ठीक है, फैमिली की टुवर्ड से प्रेशर कि अच्छा कॉलेज में एडमिशन या फिर अच्छी जॉब, ये सारे के सारे जो प्रेशर है, और एकेडमिक्स का, एग्जामिनेशन का, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बच्चे कंपेयर करने लग जाते हैं कि उनका बच्चा तो वो कर रहा है, उनका बच्चा तो ये कर रहा है और आपसे कुछ नहीं हो रहा। तो ये सारी की सारी कंपेयरिंग की जो चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें भी क्या डालती है, स्ट्रेस डालती हैं और उनको बोलती हैं, मतलब बच्चों को एनकरेज करती हैं किसके लिए, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़ के लिए। द परसेप्शन अमंग द यूथ दैट इज कूल और प्रोग्रेसिव टू स्मोक, यूज ड्रग्स और अल्कोहल इज ऑल्सो इन अ वे ऑफ मेजर कॉज ऑफ यंग टू स्टार्ट टू दीज हैबिट्स। वही मैंने आपको बता दिया कि ये सब करना देखने के बाद करने के बाद आप ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो ना, वो भी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ऑल्सो ये सारी की सारी चीज़ देखो, कोई भी ऐसी मूवी है, कुछ भी ऐसा है कि चार दोस्त हैं वो मतलब बार के अंदर बैठे हैं, वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें डिस्कशन हो रही हैं,
ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इनडायरेक्टली भी प्रमोट करती हैं अदर फैक्टर्स दैट हैव बीन सीन टू एसोसिएटेड विद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आपको पता ही है, टीवी के अंदर, ठीक है, आर अनसुटेबल फॉर अन और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड द पीयर प्रेशर। ये सब जेन्युइन सी बात है। एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी की बात करूं, बिकॉज ऑफ परसीव्ड बेनिफिट drugs are frequently used repeatedly. The most important thing which one fails to realize is the inherent addictive nature of alcohol and drug. एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, किसके लिए? कुछ पर्टिकुलर सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया, ठीक है, या फिर टेम्परेरी जो फीलिंग है चाहिए एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल, दिस ड्राइव पीपल टू टेक दैम इवन व्हेन दीज आर नॉट नीडेड। मतलब जब ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, तब भी इंसान इनको करता है एंड बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, और उसमें अपना ही डिस्ट्रैक्शन कराता है, अपने लिए ही क्या है, हार्मफुल है। विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट, हम हमेशा, मैंने वही बताया था ना कि जो रिसेप्टर है उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा। कंसिक्वेंटली द रिसेप्टर रेस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोज ऑफ द ड्रग्स और अल्कोहल लीडिंग टू द ग्रेटर इंटेक एंड एडिक्शन। मतलब जो भी स्टार्टिंग के अंदर आप फील कर रहे हो उसी चीज़ को दोबारा फील करने के लिए उसकी अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि रिसेप्टर टॉलरेंट हो गए। एंड इट शुड बी क्लियरली बोर्न इन माइंड दैट द यूज ऑफ दीज ड्रग्स इवन वन कैन बी फोर रनर टू एडिक्शन। ठीक है, वो एक आपको स्टार्टिंग के अंदर एडिक्शन की तरफ ही लेके जाता है। Thus, the addictive potential of drugs and alcohol pull the user into a vicious circles leading to their regular abuse from which she may not be able to get it out. In the absence of any guidance or counseling, the person get addicted and become dependent on their use. मतलब वो एडिक्ट बन जाता है। ठीक है, एक्चुअली पता तो सबको होता है कि बच्चे ये हम कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हर एक को पता है इस चीज़ के बारे में, लेकिन तब भी ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। आई डोंट नो व्हाई। Dependency is the tendency of the body to manifest characteristics and unpleasant withdrawal symptom if regular dose of drug alcohol is abruptly discontinued। ठीक है, एकदम से कोई चीज़, अगर आपने किसी चीज़ ड्रग वगैरह के लिए आपकी बॉडी एडिक्टेड थी और आपने वो एकदम से बंद कर दिया तो विड्रॉवल सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, और किसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं बच्चे, जैसे कि एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग, विच में बी रिलीव्ड व्हेन इट इज़ रिज्यूम्ड अगेन। तब शांति मिलेगी जब फिर से इनको कंज्यूम करना दोबारा से शुरू किया। इन सम केसेस विड्रॉल सिम्टम्स कैन बी सीवियर इवन लाइफ थ्रेटनिंग एंड दस द पर्सन में नीड टू मेडिकल सुपरविजन। ठीक है, बहुत सारी ड्रग्स है कि पर्सन बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है तो उसको अपने आप से ये चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए, डायरेक्टली उसको मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत पड़ेगी। डिपेंडेंसी लीड टू द पेशेंट टू इग्नोर एंड सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड्स। ठीक है, यानी कि वही सोशल एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए तो पैसे की तो ज़रूरत है, और किसी के घर वालों को ये पता है कि ये तो ड्रग्स के लिए पैसे ले रहा है, अल्कोहल के लिए पैसे ले रहा है, स्मोकिंग के लिए पैसे ले रहा है, तो वो पेरेंट्स तो उसको देंगे नहीं। ठीक है, अब कोई पेरेंट ऐसा तो नहीं होगा कि पैसे ले जा, ये सारी की सारी चीज़ें करके। ऑलराइट, तो ये सारी की सारी चीज़ें अब उसको पैसे मिल नहीं रहे, तो ये सब क्या होगा आखिर में, इट विल लीड टू स्टीलिंग। ठीक है, चोरी चकारी, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी और क्राइम बढ़ेगा, अल्टीमेटली ये सभी होगा। Effect of drug and alcohol abuse to immediate adverse effect of drug and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior। एकदम से बिहेवियर चेंज होगा। वैंडलिज्म मतलब तबाही करना शुरू हो जाएगा। वायलेंस, एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग में लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेल्योर, एकदम से हार्ट फेल्योर भी हो सकता है, सेरेब्रल हेमरेज भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और देयर इनटेक अलॉन्ग विद अल्कोहल जनरली रिजल्ट इन ओवरडोजिंग। ठीक है, मतलब ड्रग भी ले ली, ऊपर से अल्कोहल भी ले लिया, तो इसका मतलब ओवरडोज से डेथ भी हो सकती है। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज among youth include drop in academic performance, unexplained absence from school or college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressiveness, and rebellious behavior, deteriorating relationship with the family and friends, loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habits, fluctuations in weight and appetite। देखो ये कॉमन सिम्टम्स है। ठीक है, जैसे कि पर्सन कोई एडिक्ट हो रहा है किसी चीज़ के लिए, तो उसकी बॉडी क्या क्या इफेक्ट शो करेगी, मतलब उसके एकेडमिक्स में नंबर कम आ गए, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग के अंदर उसने ऐसे कूल लगने के लिए किया था, या फिर अब उसका एडिक्शन हो गया है सारी की सारी चीज़ें, और अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो उसकी भी उसको टेंशन हो गई है। तो स्टार्टिंग के अंदर एक पर्सन किसके अंदर क्या क्या बिहेवियर आना शुरू होगा। बिहेवियर किस तरीके से चेंज होगा बच्चे, सबसे पहले यहाँ पे देख रहा है कि अकेले रूम में बड़ा रहेगा।
ठीक है, ना किसी से बातचीत होगी, अगर इससे कोई बात भी करेगा तो चिढ़ के आंसर करेगा उसको, ठीक है, और पर्सनल हाइजीन उसकी कुछ भी नहीं रहेगी, ऐसे ही गंदगी में पड़ा है या फिर पड़ी है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सिर्फ लड़के ही ये सब करते हैं। आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटीग, एग्रेसिवनेस, रिबेलियस बिहेवियर, मतलब सब कुछ चीज़ें इधर उधर तोड़ फोड़ देगा अगर उसको वो ड्रग नहीं मिली है तो। ऑलरेडी आपने देखा भी होगा संजू मूवी के अंदर बहुत अच्छे से चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है, तो वो एक आप एज अ अवेयरनेस भी आप यूज़ कर सकते हो कि उस मूवी से आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है, ठीक है। फार रीचिंग implication ऑफ ड्रग्स एल्कोहल अब्यूज, इफ एन अब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी टू बाई ड्रग्स एल्कोहल, वो क्या बोले लास्ट में क्या करेगा, चोरी चकारी। द एडवर्स इफेक्ट आर जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन, ठीक है, जो एडवर्स इफेक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्सन ही शो करेगा, उसकी पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर, ठीक है, और उसके फ्रेंड्स के ऊपर इन सारी की सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ेगा। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं दोज हु टेक ड्रग्स इन इंट्रावेनसली, ठीक है, जो डायरेक्ट इंजेक्शन देखते हैं यूजिंग ए निडल और सिरिंज, उनमें किस चीज़ का खतरा है, एड्स का, हेपेटाइटिस बी का। द वायरस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो कि इन्फेक्टेड नीडल्स का यूज़ करके, सिरिंज का यूज़ करके। और बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन आर क्रॉनिक इन्फेक्शंस और अल्टीमेटली डेथ ही होती है, ठीक है। और बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एंड इन्फेक्टेड ब्लड, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। The use of alcohol during adolescence may also have long-term effects. It could lead to heavy drinking in adulthood. अगर बच्चे ने एडल्टहुड के अंदर ही ये सारी की सारी अल्कोहल का कंज्यूम करना शुरू कर दिया है तो फिर क्या होगा, अल्कोहल नर्वस सिस्टम के ऊपर डैमेज करेगा, फाइब्रोसिस होगा, अल्टीमेटली सिरोसिस हो जाएगा। द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब फीटस की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। अदर मिस यूज ऑफ ड्रग इज वॉट सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन ड्यू टू इन्हेंस देयर परफॉर्मेंस, स्टेमिना बढ़ाने के लिए ये लोग करते हैं। दे मिस यूज नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, यानी कि पेन किलर लेते हैं, एनाबोलिक स्टीरोइड्स लेते हैं, डायूरेटिक्स लेते हैं एंड सर्टेन हार्मोन्स इन स्पोर्ट टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क एंड प्रमोट एग्रेसिवनेस रिजल्ट इन, मतलब उनकी ओवरऑल क्या बढ़ जाती है, एग्रेसिवनेस बढ़ेगी, एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबोलिक स्टीरोइड्स इन फीमेल, यानी कि मस्कुलनाइजेशन आएगी, मेल लाइक कैरेक्टर बढ़ेंगे, एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी, मूड स्विंग्स होते हैं फीमेल के अंदर, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस और बॉडी, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, डिपनिंग ऑफ वाइस हो जाएगी। मेल के अंदर एनाबोलिक स्टेरॉइड्स का क्या क्या वो देखने को मिलेगा, यानी कि इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है, जो किडनी और जो लीवर है वो ढंग से काम नहीं करेंगे, ब्रेस्ट के एनलार्जमेंट देखने को मिलेगी और पहले बाल्डनेस आ जाएगी, प्रीमेच्योर बाल्डनेस होगी। आप ये सारी की चीज़ें वहाँ पे नोट्स बनाए, वहाँ पे ऐड कर सकते हो। प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। These effects may be permanent with the prolonged use. In the adolescent, male और female, severe facial and body acne भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, और मतलब एकदम से स्टंटेड ग्रोथ होगी, ये मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है, ठीक है। प्रिवेंशन और कंट्रोल में हम देखेंगे कि द एज ओल्ड डेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, जो प्रिवेंशन है वो क्या है, बेटर देन क्योर। Holds true here also. It is also true that habits such as smoking, taking drugs, or alcohol abuse are more likely to taken up at a young age, more during adolescence. Hence, it is best to identify a situation that may push an adolescent toward the use of drug and alcohol to take remedial measures well in this time. In this regard, the parents and the teachers have a special responsibility. Parenting that combines with high level of matureness and consistent discipline has been associated with the lower risk of alcohol tobacco abuse. Some of the measures mentioned here would be particularly use of prevention and control of alcohol and drug abuse among adolescent. मतलब अगर कोई भी जब adolescent कोई भी बच्चा है, ठीक है, अगर वो ये सारी की सारी चीज़ों में पड़ गए तो सबसे पहले तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, वो किसी चीज़ का प्रेशर में है या फिर उसके दोस्त नहीं बन रहे हैं या फिर वो एकेडमिक्स में पुअर है या फिर वो अपने आप को किसी से कंपेयर करता है, जो कि सारी की सारी जो बेफालतू की बातें होती हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। हर एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी अलग है, ठीक है, वो अगर वो मैथ्स में अच्छा है तो आप केमिस्ट्री में अच्छे हो सकते हो, कोई बायो में अच्छा हो सकता है, तो हर एक की कैपेबिलिटी अलग है, ठीक है, और किसी को किसी से ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो प्रॉब्लम
पता करनी चाहिए कि एक बच्चा इस चीज़ के अंदर घुसा क्यों, ठीक है, क्या पीछे इसके पीछे की मेंटालिटी रही है, क्या कोई पीयर प्रेशर है, ठीक है, या फिर वो बहुत अकेला फील करता है, आइसोलेशन में रहता है। तो स्टार्टिंग के अंदर वो रीज़न पता करना चाहिए। अब रीज़न पता है तो उसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वही किया है। और इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, पीयर प्रेशर। एवरी चाइल्ड हैज हिज ओन चॉइसेस एंड पर्सनैलिटी विच शुड बी रिस्पेक्टेड एंड मैच्योर्ड। अ चाइल्ड शुड नॉट बी पुश्ड अनड्यूली टू परफॉर्म बियॉन्ड हिज आर थ्रेशोल्ड लिमिट्स। हर एक की प्रॉपर लिमिट होती है, ठीक है। अगर कोई भी इंसान की एक लिमिट है, जैसे 1 किलोमीटर भागने की, ठीक है, उस नेक्स्ट टाइम वो अच्छा ट्राई कर सकता है नेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा भागने की, लेकिन ऐसा नहीं है उसको वहीं पे डांटना शुरू कर दिया कि तुम्हारे अंदर तो क्या सिर्फ इतनी कैपेसिटी है, क्या तो सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ सकते हो। नहीं, हर एक की कैपेसिटी अलग है, लेकिन हाँ, स्टेमिना बाद में बिल्डअप हो सकता है। लेकिन उस टाइम पीरियड के दौरान पर्सन को मतलब सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। हाउ टू फेस द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस। अब देखो, किसी की लाइफ तो परफेक्ट है नहीं, हर किसी ने फेलियर्स देखे होंगे, ठीक है। हर किसी, अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा किसी ना किसी के अगर बायो के अंदर 100 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100 तो हमेशा से उसके 100 आए होंगे, नहीं। उसके कभी 40 भी आए होंगे, उसके कभी 20 भी आए होंगे, उसके कभी 80 भी आए होंगे, ठीक है। तो हर बात एक अलग होती है, हर किसी न किसी ने फेल्योर्स देखे होंगे, ठीक है। इट ऑल्सो बी वर्थवाइल टू चैनलाइज द चाइल्ड एनर्जी इनटू अ हेल्दी परसुएट। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, इसमें पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर गुजरने की कैपेसिटी होती है, लेकिन उस पर्टिकुलर एनर्जी को सही से चैनलाइज करना चाहिए। ऑलराइट, चाहे वो सपोर्ट हो, कोई भी स्पोर्ट हो, या फिर रीडिंग हो, या फिर म्यूजिक हो, या फिर योगा हो, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, ठीक है, मतलब हेल्प से, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं, अब हमेशा से उसको रिग्रेट में नहीं रहना है, ठीक है। आपसे गलती से किसी ना किसी का कुछ बुरा हो गया है, ठीक है, और आप उसके लिए ऑलरेडी सॉरी फील कर रहे हो। अब ऐसा नहीं कि आप हमेशा ही अपने आप को रिग्रेट फील कराते रहोगे कि यार मेरे से ऐसा हो गया, नहीं, ठीक है। आपसे एक बार हो गया, आपने अपने आप को सॉरी बोला, आपने उनको सॉरी बोला, अब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब ऐसा नहीं कि आप हमेशा उसे अपने आप को बुरा फील करवा रहे हो और कुछ ना कुछ आपकी गलत हैबिट बन रही है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में हमेशा या फिर पेरेंट की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है, और दोस्तों की हेल्प लेनी चाहिए ताकि वो अच्छे से गाइड करें। ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें लिखी गई हैं। लुकिंग फॉर अ डेंजर साइन। डेंजर साइन का मतलब क्या है बच्चे की, कुछ ना कुछ बच्चा डेंजर साइन शो करेगा, यानी कि अकेला पड़ा रहेगा या फिर किसी से बात नहीं करेगा, बेफालतू के अंदर एग्रेसिवनेस, इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें पहचाननी चाहिए। अलर्ट पेरेंट्स चाहिए। टीचर्स नीड टू लुक फॉर द आइडेंटिफाई एंड डेंजर साइन डिस्कस्ड अबव। इवन फ्रेंड्स, इफ दे फाइंड समवन यूजिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल, शुड नॉट हेजिटेट ब्रिंग दिस टू नोटिस टू देयर पेरेंट्स। क्योंकि पेरेंट्स ही तो मतलब सपोर्ट करेंगे। अब पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ चोरी पकड़ी गई तो उसको सुताई कर दी उसकी, ठीक है। मतलब ठीक है, अगर हो गया तो अब नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें ना हो, उसके लिए आप उसको प्यार से समझा सकते हैं, ठीक है। Appropriate measures would then be required to diagnose the malady and the underlying causes. This would help in initiating proper remedial steps or treatment. Seeking professional and medical help, ठीक है, proper medical help चाहिए। a lot of people is available in the form of highly qualified, मतलब साइकोलॉजिस्ट, अगर कोई चीज़ परेशान करी तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, साइक्रेटिस्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं अगर किसी चीज़ की गलत आदत लग गई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं। क्या पता आपके 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ये अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये जो वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके कुछ आज के लेक्चर से रिलेटेड होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कल के लेक्चर से रिलेटेड होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो और आपका पता भी चल जाए कि आप कितना पानी में हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर अपना क्लास के क्वेश्चंस। ऑलराइट, जो आपने ऑलरेडी किए भी होंगे बहुत बार, लेकिन हम एक बार क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं। Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation, is very essential to impart the immunity to the newborn infants because it contains। अब देखो, कोलेस्ट्रम है वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता था, ठीक है।
यानी कि आपकी बॉडी खुद से तो एंटीबॉडीज नहीं बनाती थी। दो टाइप की इम्यूनिटी पढ़ी थी ना आपने, एक तो आपने पढ़ा था एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा आपने पढ़ा था पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या था, मतलब होस्ट एंटीबॉडी बना रहा था, ठीक है। होस्ट क्या बना रहा था, एंटीबॉडी। जब यानी कि कोई भी पर्सन अगर पैथोजन के कांटेक्ट में आ गया है तो वो एंटीबॉडी बनाएगा। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या है कि बाहर से एक्सटर्नली, एक्सटर्नल सोर्स से एंटीबॉडी दी जाती थी, इसको हमने क्या बोला था, पैसिव इम्यूनिटी, जो कि कोलेस्ट्रम उसका पार्ट है। ऑलराइट, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जो कोलेस्ट्रम के अंदर कौन से एंटीबॉडी होते हैं बच्चे, IgA, ठीक है, IgA एंटीबॉडी होती है। अगर किसी ने मेंटी भी लिया होगा, अटेंड किया होगा मेंटी, तो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन ड्रग, स्मैक, ठीक है। अब बताओ स्मैक हम किसको बोलते हैं, क्या आप बता सकते हो स्मैक हम किसको बोल सकते हैं? सबसे पहले जो पॉपी प्लांट, ठीक है, पेपावर सोमनीफेरम, इसके हम लेटेक्स से, ठीक है, लेटेक्स ऑफ पेपावर सोमनीफेरम, पेपावर सोमनीफेरम के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट थे, हमने ऑब्टेन किया था ड्रग्स को, ठीक है। और जिसके रिसेप्टर्स किस किस के अंदर प्रेजेंट थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एज वेल एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, एक तो पढ़ा था हमने मॉर्फिन, एक तो हमने पढ़ा था मॉर्फिन, और दूसरा क्या पढ़ा था हमने, हीरोइन, ठीक है। जो मॉर्फिन है वो हमने कहाँ पे देखने को मिला था, जो कि एक पेन किलर की तरह हम यूज करते थे। हीरोइन जिसको हम कॉमनली क्या बोलते थे बच्चे, स्मैक बोलते थे, जो कि एक क्रिस्टलाइन बीटर ऑर्डरलेस केमिकल था, ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एकदम डिप्रेस कर देता था। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ से मिली थी, ये हमें मिली थी लेटेक्स पार्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, देखो एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो गया है, प्रीमेच्योर बाल्डनेस, पहले ही बाल्डनेस आ गई है, ठीक है, टेस्टिकल का साइज कम हो गया है, ब्रेस्ट के एनलार्जमेंट आ गई, यानी कि जो मतलब फीमेल लाइक कैरेक्टर्स हो गए हैं, ठीक है। सच सिम्टम्स इन मेल, यानी कि मेल के अंदर ये चीजें हो गई, तो इसका मतलब क्या है, फीमेल लाइक कैरेक्टर्स आ गए हैं। और ये किसकी वजह से आते हैं बच्चे, ये आते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की वजह से। किसकी वजह से आते हैं ये, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के अंदर। फीमेल के अंदर भी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि फेस पे ज्यादा बॉडी हेयर आ जाना, ठीक है, और इसके साथ साथ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, एग्रेसिवनेस बढ़ जाना, जो क्लिटोरिस है उसका एनलार्जमेंट, और ये सारी की सारी चीजें आपको फीमेल के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। और मतलब मेल लाइक कैरेक्टर्स भी वहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये किसकी वजह से होता है बच्चे, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का साइड इफेक्ट है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट पॉजेस हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब बताया था बच्चे मैंने, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज का मतलब आपको भ्रमित हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या का क्या दिख रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, जैसे बच्चे हमने LSD पढ़ा था, ठीक है, एंड सीड्स ऑफ एट्रोपा एंड बेलोडोमा पढ़ा था। ऑलराइट, और अगर हम एक्सेस यूज कर लेते हैं एराइथ्रोजोलम कोका यानी कि कोकेन का, देन इट विल आल्सो लीड टू हेलुसिनेशन, ये भी हमने लिखवाया था अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। तो पेपावर सोमनीफेरम का हेलुसिनेशन से कोई भी रोल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आपने ये देखना है कि यहाँ पे ऑप्शन में पूछा क्या हुआ है, ठीक है, डज नॉट पूछा हुआ है, तो ये आप गलती मत कर देना यहाँ पे, है ना। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, which of the following drugs is very effective sedative and painkiller and useful in patient who have undergone surgery, ठीक है। कौन सा ऐसा जो ड्रग है जो कि हमें मिलता है पेपावर सोमनीफेरम से, ये मैंने एक हिंट दे दिया आपको, जो कि पेन किलर की तरह यूज किया जाता है, मतलब सर्जरी के जस्ट आफ्टर यूज करते हैं ताकि पर्सन को पेन किलर पेन ना फील हो, और वो कौन सा था बच्चे, मोरफिन, ठीक है। हीरोइन को हमने क्या बोला था, कॉमनली स्मैक बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, द फर्स्ट स्टेप ऑफ अल्कोहल अब्यूज कैन नॉट बी ड्यू टू, जो फर्स्ट स्टेप देखो, क्यूरियोसिटी की वजह से हो सकता है बिल्कुल, एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से हो सकता है बिल्कुल, एंड नीड फॉर एडवेंचर की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन ले रहा है तो स्टार्टिंग के अंदर कि मुझे तो एडिक्ट ही होना है, ऐसा कोई नहीं करता है, ठीक है। किस किस की वजह से, क्यूरियोसिटी भी हो सकती है, एक्सपेरिमेंटेशन भी हो सकता है, नीड ऑफ एडवेंचर कि देखते हैं इससे कैसा फील होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर एडोलिसेंस, एडोलिसेंस मतलब जो 12 से 18 साल की जो एज है बच्चे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो एज होती है वो एडोलिसेंस ही होती है।
अकम्पेनिड बाय मैनी मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही है। वल्नरेबल फेज है, मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल का, बिल्कुल सही है। ठीक है, पीरियड बिटवीन 12 to 18 ईयर ऑफ एज, बिल्कुल सही है। ठीक है, एज आएगा यहाँ पे। A child becomes mature for marriage and becomes effective in education। ठीक है, बंदा मैरिज के लिए इतना भी मैच्योर नहीं होता कि वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाए, वो एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाए। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कोका एल्कलॉइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो कोका जो प्लांट है, ठीक है, जो कोका प्लांट है, चलो एक दो तो मैं होमवर्क दे देती हूँ आपको। ठीक है, ये तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया, आज मैंने कोई भी होमवर्क नहीं दिया है आपको। चलो बताओ, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कोका एल्कलॉइड को क्या क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे कोकेन बोल सकते हैं, ठीक है, कोक बोल सकते हैं, क्रैक बोल सकते हैं, एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम राइथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, ये भी हिंट मैंने दे दिया है आपका। पेपावर सोमनिफेरम गलत हो गया, एट्रोपा बेलोडोना गलत हो गया। आपको ए और सी से बताना है, ठीक है, ए और सी में आपको बताना है, और ए और सी में भी आपने सिर्फ इस लाइन में आपको बताना है कि ये जो नेटिव है ये कौन सी जगह का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन है, मैरुआना, हशीश, चरस, गांजा, हेरोइन, कोकेन, धतूरा, हाउ मेनी आर द कैनाबिनोइड्स? इसमें से कैनाबिनोइड्स कौन से हैं? कौन कौन से कैनाबिनोइड्स हैं जो कि कैनाबिस टाइवा से मिलते हैं? ठीक है, जो नेचुरली जो कैनाबिनोइड्स थे वो कहाँ से मिले थे? इनफ्लोरेसेंस से। कहाँ से मिले थे? इनफ्लोरेसेंस से। और बाकी फ्लावर के टॉप, रेजिन्स वगैरह से भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन में। तो कौन कौन से पड़े थे? एक तो मैंने बताया था जो शिव जी को चढ़ता है वो कौन सा है? भांग। ठीक है, और इसके अलावा हम कौन कौन से कैनाबिनोइड्स की बात करेंगे? तो एक तो हो गया मैरुआना, बिल्कुल एक कैनाबिनोइड है। हशीश बिल्कुल सही है। चरस बिल्कुल सही है। गांजा बिल्कुल सही है। हीरोइन, कोकेन एंड धतूरा। ठीक है, धतूरा क्या है? हेलुसिनेशन कॉज करता है, तो ये एक कैनाबिनोइड नहीं है। ठीक है, हीरोइन एक कैनाबिनोइड नहीं है, कोकेन एक कैनाबिनोइड नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने हो गए? मैरुआना, हशीश, चरस, गांजा। अगर यहाँ पे भांग होता तो भांग भी हम कैनाबिनोइड के अंदर इंक्लूड करते। तो हाउ मेनी ऑफ देम आर कैनाबिनोइड्स? 1 2 3 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सेसिव डोसेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉज हेलुसिनेशन? ठीक है, हेलुसिनेशन कौन कॉज कर सकता है? अगर इसकी मैं अमाउंट ज्यादा कर दूं तो मोर्फिन, कैनाबिनोइड्स, कोकेन एंड बार्बिचुरेट्स। तो हमने पढ़ा था ना कोकेन, जिसको हमने कोका एल्कलॉइड भी बोला था, कोक या फिर क्रैक भी बोला था। अगर इसकी ज्यादा अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो ये क्या कॉज करता है बच्चे? हेलुसिनेशन। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नोन एज देयर इफेक्ट्स ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर कौन इफेक्ट शो करता है? बताओ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर इफेक्ट, जैसे कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है वो कौन सी ड्रग्स थी? वो थे कैनाबिनोइड्स। और कैनाबिनोइड्स का एग्जांपल देख लो, अभी मैंने बताया। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिर से, हशीश, चरस, गांजा, भांग, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? मैरुआना, ये सब चीजें क्या हैं? कैनाबिनोइड्स हैं। तो यहाँ पे देखो, कोक नहीं है, धतूरा नहीं होगा, हेरोइन नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गांजा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। मोर्फिन किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम? क्या हम लेटेक्स पार्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं? बिल्कुल, ओपियम पॉपी बिल्कुल सही है। पॉपी प्लांट, जिसको हम पेपावर सोमनिफेरम भी बोलते हैं। तो स्पेलिंग करेक्ट कर लेना बच्चे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो, एन ओपियोइड इज अ ड्रग बाइंड्स टू द स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर। और ओपियोइड रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बताया था मैंने, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे पीएनएस गलत हो जाएगा, पीएनएस गलत हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, कोई भी सेल्स हो, कोई भी सेल है, चाहे वो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, कहां पर बनेंगी? वो बोन मैरो के अंदर बनेंगी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जो बी लिम्फोसाइट्स है वो बनेंगी भी बोन मैरो के अंदर, मैच्योर भी बोन मैरो के अंदर होंगी, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स है वो बोन मैरो के अंदर बनेंगी, लेकिन मैच्योर कहां पर होंगी? थाइमस के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो यहां से हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फोइड ऑर्गन? कौन सा लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है? आपने दो टाइप के लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ा था, एक तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जहां पर मैचुरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जहां पे प्रॉपर इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपेंडिक्स बिल्कुल सही है, थायराइड बिल्कुल गलत है। ठीक है, पेयर पैचेस जो इलियम के अंदर प्रेजेंट थे, जो कि मॉल्ट का एग्जाम्पल था, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, एंड टॉन्सिल्स भी क्या है आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो अपेंडिक्स भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, पेयर पैचेस भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, एंड टॉन्सिल्स भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करूं तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर यहाँ पे क्या आएगा? बोन मैरो एंड थाइमस। क्या आ जाएगा? बोन मैरो एंड थाइमस। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी के अंदर आपने 4 टाइप के बैरियर पढ़े थे, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, जो यहाँ पे बात हो रही है कि फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन कौन से ऐसे बैरियर हैं जो कि मतलब पैथोजन को खत्म कर देंगे। कुछ भी एनवायरनमेंट चेंज हो गया, ठीक है, जैसे कि स्टमक का एनवायरनमेंट चेंज हो गया बिकॉज ऑफ एसिड, तो ये सही है। स्लाइवा इन द माउथ के अंदर लाइजोजाइम प्रेजेंट है, टीयर्स इन द आई के अंदर भी लाइजोजाइम प्रेजेंट है, म्यूकोसा कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि स्किन एंड म्यूकस, ये किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल बैरियर का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल था? फिजिकल बैरियर का। तो यहां से जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं। ठीक है, दे आर द फॉलोइंग सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विद विच डिजीज। ठीक है, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। ठीक है, तो याद करो कि ये जो सिम्टम्स हैं वो कौन से डिजीज के थे। ठीक है, फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। चलो ठीक है मैम, यहाँ से तो समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ से तो समझ में आया होगा कि लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। ठीक है, ग्रे टू ब्लूइश इन कलर वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं जब ये एक्सट्रीम कंडीशन थी। और किसके केस के अंदर पड़ी थी? आपने निमोनिया के केस के अंदर पड़ी थी। और निमोनिया क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है, और ये मेनली जो एल्वोलोई यहाँ से इफेक्ट एल्वोलोई के ऊपर यहाँ पे इफेक्ट पड़ता था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब चलो हमने देखा है सिम्टम्स से हम क्वेश्चन करते हैं। जब हमने ये टॉपिक किया था, जब हमने कॉजेटिव एजेंट पढ़े थे कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं कि जो फीचर्स हम देखेंगे, ऐसे फीचर्स यानी कि सिम्टम्स, और आपको पहचाननी है डिजीज। ठीक है, चलिए, द फॉलोइंग फीचर्स नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, गले में खराश जो मेरे को अभी भी हो रही है। ठीक है, और कफ, हेडेक, टायर्डनेस, और जो कि 3-7 दिन में अपने आप खत्म हो जाता है, इसके सिम्टम्स रहते हैं। और एग्जाम्पल क्या होगा? कॉमन कोल्ड, फॉर इस डिजीज का नाम क्या होगा? कॉमन कोल्ड होगा। और ठीक है, कॉमन कोल्ड। और ये क्या होगी बच्चे? एक वायरल डिजीज है। ये क्या है? एक वायरल डिजीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मलेरिया फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इज। देखो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्या क्या है? होस्ट है, वेक्टर है, बोथ है, नीदर होस्ट नॉर वेक्टर कंप्लीटली। देखो, वेक्टर का मतलब है जो कि डिजीज को ट्रांसमिट करे, और इसी के अंदर जो मलेरिया वो किसकी वजह से होता है? एक प्रोटोजोन डिजीज है, एक टाइनी सा प्रोटोजोआ है जिसको हमने क्या बोला था? प्लाज्मोडियम बोला था। और प्लाज्मोडियम फाल्सिपैरम जो सबसे जो डेडली डिजीज कॉज करता था। ठीक है, और हमने इसकी लाइफ साइकिल पढ़ी थी जिसके अंदर 2 होस्ट थे। ठीक है, कौन से होस्ट थे? डाइजेनेटिक था, एक तो था प्राइमरी होस्ट और दूसरा हमने बोला था सेकेंडरी होस्ट। ठीक है,
जो प्राइमरी होस्ट है इसके अंदर हमने बोला था इसको हम बोलते हैं एनाफिलिस, और इसके अंदर सेक्सुअल फेज को ये कंप्लीट करेगा। और जो सेकेंडरी होस्ट है इसको हमने बोला था हम, और हमारे अंदर ये जो प्रोटोजोआ है ये ए सेक्सुअल फेज को कंप्लीट करेगा। ठीक है, ए सेक्सुअल फेज को कंप्लीट करेगा। तो जो प्राइमरी होस्ट है एक तो वो एनाफिलिस है, और एज वेल एज ये डिजीज को भी ट्रांसमिट करती है वन पर्सन टू अनदर। तो ये क्या है, होस्ट एज वेल एज वेक्टर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फेक्शन ऑफ एल्वोलाई ऑफ लंग्स। देखो यानी कि एल्वोलाई के अंदर इन्फेक्शन हुआ है। यहाँ पे हमने दो ही ऐसी डिजीज पढ़ी थी, एक तो एल्वोलाई के अंदर इन्फेक्शन हो रहा था और दूसरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो रहा था। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो रहा था उसको किसकी वजह से हो रहा था, कॉमन कोल्ड की वजह से। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एल्वोलाई के अंदर अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, हो रहा है निमोनिया की वजह से। ठीक है, और जो निमोनिया है वो क्या है बच्चे, एक बैक्टीरियल डिजीज है। और बैक्टीरिया कौन कौन सा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। चलो, इन्फेक्शन ऑफ एल्वोलाई लंग्स बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा लीड्स टू, जो एल्वोलाई के अंदर मतलब फ्लूइड बढ़ जाएगा जिसके अंदर ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग के अंदर, और ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया का नाम ही यहाँ पे आपको दे दिया है। ठीक है, अब देखो हमने बताना है कि कौन सी सिम्टम्स दिए हमें डिजीज पहचानी है। ठीक है, सस्टेन्ड हाई फीवर। ठीक है, सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे पढ़ा था आपने, पहली डिजीज के अंदर बताया था मैंने। वीकनेस हो जाएगी यानी कि भूख नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। और ये किसकी वजह से हो रहा था, ये हो रहा था टाइफॉइड के अंदर। और टाइफॉइड क्या है बच्चे, एक बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफॉइड क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, और ये किसकी वजह से होती है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेस्टाइनल परफोरेशन आएगा बच्चे यहाँ पे, परफोरेशन। ठीक है, intestinal perforation is the ultimate symptom of the extreme stage of which disorder। ठीक है, intestinal perforation मतलब अगर कंडीशन कंट्रोल में नहीं आई, यानी कि अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो इंटेस्टाइन के अंदर पोर बनना शुरू हो जाएंगे। और ये जो किसके अंदर होता था बच्चे, टाइफॉइड के अंदर। ठीक है, किसके अंदर होता था बच्चे, टाइफॉइड के अंदर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is not important to maintain good health as a other option are बैलेंस डाइट बिल्कुल सही है, पर्सनल हाइजीन बिल्कुल सही है, रेगुलर एक्सरसाइज बिल्कुल सही है। ये इसका कुछ ज़्यादा से रोल, वैसे तो होना चाहिए प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ किचन वेस्ट, लेकिन तभी तो हाइजीन मेंटेन होगी। तो ये थोड़ा सा इसके ऑप्शंस कुछ अच्छे से नहीं है, बट स्टिल हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइफॉइड, निमोनिया, डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, हाउ मेनी आर द वायरल डिजीज। देखो टाइफाइड क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज, निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज, डायसेंट्री बैक्टीरियल, प्लेग बैक्टीरियल, डिप्थीरिया बैक्टीरियल, सब बैक्टीरियल है। तो वायरल क्या होंगी, 0। वायरल क्या होंगी यहाँ पे, 0। ठीक है, अब देखो इस डिजीज को देख के आपको पता चलेगा कि ये डिजीज कौन सी है। रेफर टू द गिवन फिगर एंड चूज द ऑर्गेनिज्म नॉट रिलेटेड टू द कंडीशन शोन हियर, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, विचुरेरिया मेलाई एंड एपिडर्मोफाइटोन। देखो ये जो डिजीज हुई है बच्चे, ये कौन सी है, फंगल डिजीज है। फंगल की वजह से ये डिजीज हुई है। फंगल ऑफ जेनरा ऑफ माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये क्या कोज करती हैं, रिंग वॉर्म, जिसकी वजह से ड्राई स्केल्युलेशंस हो जाते हैं। ठीक है, इचिंग होगी। और इसके अंदर विचुरेरिया मेलाई का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये जो डिजीज है ये क्या कोज करती थी, फिलारियसिस। ये डिजीज क्या कोज करती थी, फिलारियसिस। ठीक है, नाउ विच वन इज द करेक्ट, करेक्ट बताना है हमें। करेक्ट, साल्मोनेला टाइफी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉज निमोनिया, पहली बात ठीक हो गई है। तो और विडाल टेस्ट इज डन फॉर मलेरिया, एंटामीबा स्टोलिटिका कॉज अमीबियासिस, विचुरेरिया कॉज एंटेरोबियासिस। ठीक है, देखो यहाँ पे अमीबियासिस, विडाल टेस्ट इज डन फॉर मलेरिया। बच्चे मलेरिया की वजह से यहाँ पर नहीं होता, ये जो मलेरिया की वजह से क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था टाइफॉइड। ठीक है, दूसरी बात, साल्मोनेला टाइफी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉज निमोनिया। साल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करता है बच्चे, टाइफॉइड। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। विचुरेरिया कॉजेज एंटेरोबियासिस, विचुरेरिया बैनक्रॉफ्टी,
ठीक है। विचुरेरियम मेला ये क्या कोज करता है? फिलारियसिस। ठीक है। लेकिन एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एमीबियसिस या फिर अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सिरोसिस ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाय द क्रॉनिक इनटेक ऑफ, देखो सबसे पहले तो फैटी लिवर सिंड्रोम, फिर फाइब्रोसिस, फिर सिरोसिस, अल्टीमेटली लिवर कैंसर। और ये किसकी वजह से होता है बच्चे? अल्कोहल की वजह से। ठीक है। स्टार्टिंग से ही एडोलेसेंस से ही अगर ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन कर देते हैं लोग तो ये डिजीज होती है। तो आज का जो चैप्टर था बच्चे ये थोड़ा सा जनरल चैप्टर था, ठीक है, जिसके अंदर मेरा काम था आपको अवेयर करना कि किसी भी चीज़ गलत चीज़ के अंदर ना पड़े। अगर सबसे ज़्यादा मतलब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे वो होती है संगति। ठीक है, कि आपकी कंपनी कैसी है, आपकी संगति कैसी है, और संगति आपकी ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अगर आप गलत हैं तो आपको ये बोले कि आप गलत हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई भी गलत काम कर रहे हैं और वहाँ पर भी आपको मोटिवेशन मिले कि चलो ठीक है ये भी करते रहो। जी नहीं, ऐसी संगति से दूर रहें। हमेशा अपने ऐसे दोस्त बनाएं जो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट करें। ठीक है। और नेगेटिव लोगों से दूर रहें और हमेशा अपने आप को उन लोगों से सराउंड करें जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिससे आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। चाहे वो सपोर्ट हो, कोई भी खेल कूद हो, या फिर कोई भी एकेडमिक्स हो, या फिर कोई भी नॉलेज हो। ठीक है, तो आपका काम है मतलब ऐसे लोगों के साथ रहना। और ये बहुत मैटर करता है बच्चे कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, और जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे और उनका जो फ्रेंड्स होंगे उनकी मेंटालिटी का भी आपके ऊपर पूरा असर पड़ेगा। क्योंकि आज के जो टाइम पे जितने ज़्यादा जो एडोलिसेंट्स जो बच्चे हैं बच्चे वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम कम गुजारते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्या तो आप स्कूल में होते हो, कोचिंग में होते हो, तो मैक्सिमम आप ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो, ना कि फैमिली के साथ। ठीक है। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है ये ख़त्म होता है, और ऐसे ही हमारा इस लेक्चर के साथ साथ हमारा जो चैप्टर भी ख़त्म होता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और हम नेक्स्ट एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, और उस चैप्टर का नाम होगा आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट होगी पूरी की पूरी, कॉन्सेप्चुअल यूनिट है। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होंगे, और बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है रिसेंट जो पैंडेमिक कोरोना के टाइम पर। तो हम सारी की सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आप अपने अच्छे नोट्स बनाइए, चीज़ें रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो भी कॉन्फिडेंस है वो आपकी प्रिपरेशन से आएगा, जो कॉन्फिडेंस है वो आपको रिवीजन से आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।